हिप्नोसिस एक बेहद प्राइवेट सेशन है और सम्मोहित होने वाला शख्स इस अवस्था में जो भी कहे या करे उसे कोर्ट में सबूत या कन्फेशन नहीं मानते हैं। हल्की हल्की रोशनी वाले कमरे में आंखों के सामने एक पेंडुलम डोल रहा है। एक आवाज आपको निर्देश दे रही हो, आपको नींद आ रही है। फिल्मों में सम्मोहन को इसी तरह से दिखाया गया है, हालांकि असल जिंदगी में इससे कहीं ज्यादा अलग होता है। मैं हूँ फैक्ट्स गर्ल और आज हम इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि सम्मोहन क्या है और ये कैसे काम करता है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने फैक्ट्स गर्ल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारी जो भी वीडियो अपलोड हो वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सम्मोहन के बारे में कई तरह की बातें कही जाती हैं, जैसे इसमें सम्मोहित होने वाला शख्स सम्मोहनकर्ता की सारी बातें मानने लगता है। सम्मोहन को अंग्रेजी में हिप्नोसिस या हिप्नोटिज्म भी कहते हैं। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के अनुसार सम्मोहन मस्तिष्क की वो अवस्था है जिसमें ध्यान ज्यादा एकाग्र हो जाता है और सुझाव को लेकर खुल जाता है। आसान भाषा में कहें तो हिप्नोटिज्म की तुलना नींद से की जा सकती है, जिसमें हम अपने आसपास को लेकर बिल्कुल भी अलर्ट नहीं होते हैं। हालांकि नींद में और सम्मोहन में फर्क ये है कि इसमें हमारा दिमाग किसी खास आवाज या निर्देश को लेकर बहुत ज्यादा सतर्क हो जाता है। इससे ऐसे भी समझ सकते हैं, हिप्नोसिस में हम दुनिया को देखते तो हैं लेकिन एक छेद के जरिए। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में साइकेट्रिस्ट और बिहेवियर साइंस के प्रोफेसर डॉक्टर डेविड स्पेंगल ने ये समझने की कोशिश की कि हिप्नोसिस दिमाग के किस हिस्से पर असर डालता है। इसके लिए MRI और अलर्ट इमेजिंग तकनीक की मदद ली गई। अलग अलग लोगों पर प्रयोग किया गया। देखा गया कि सम्मोहन के दौरान दिमाग का बायां हिस्सा अलर्ट हो जाता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स तेजी से काम करने लग जाता है। आम अवस्था में दिमाग के ये हिस्से अनछुए रहते हैं। दाएं हिस्से में भी ऑक्सीपिटल और एंटेरियर सिंगुलेट कॉर्टिसेस सचेत रहते हैं। यही वजह है कि सम्मोहित इंसान ज्यादा बेहतर तरीके से कोई भी काम कर सकता है। इसमें भी हालांकि सम्मोहन से जुड़े लोगों के दो खेमे हैं। एक खेमे का मानना है कि इस अवस्था में सब्जेक्ट वही बातें मानता है जो उसे गलत नहीं लगती या जो वो अब तक करता आया है। चौथी और पांचवी अवस्था में सब्जेक्ट के सबकॉन्शियस मस्तिष्क के साथ साथ उसका कॉन्शियस मस्तिष्क सजग हो जाता है और वो जो चाहे वो कर सकता है। इसमें वो सम्मोहनकर्ता के असर से बाहर निकल चुका होता है। वैसे ये अवस्था बहुत मुश्किल है और अब तक किसी ने भी यहाँ तक पहुँचने का दावा नहीं किया है। इसे देश की कुछ सबसे पुरानी विद्याओं में से एक माना जाता है। तब इसे प्राण विद्या या चित्रकाल विद्या के नाम से जाना जाता था। वैसे हिप्नोटिज्म या हिप्नोसिस का जन्म ग्रीक भाषा से हुआ है, जिसमें इसका अर्थ है सोना। साल 1840 में वैज्ञानिक जेम्स ब्रैड ने इसके साथ सबसे पहली बार प्रयोग किया, जिसका उद्देश्य ये जानना था कि कैसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को एकाग्र कर सकते हैं। सम्मोहन से मिलती जुलती कई अवस्थाएं, जैसे मोहिनी, ये आकर्षण की एक अवस्था है जिसमें कोई शख्स किसी खास चीज की ओर आकर्षित होता है। तांत्रिक इस क्रिया को जानने और कर सकने की दावा करते हैं। इसी तरह से वशीकरण भी एक टेस्ट है जिसमें अभ्यास के जरिए किसी को अपने कंट्रोल में किया जाता है। ये दोनों ही सम्मोहन जैसे हैं, लेकिन किए जाने के तरीके और प्रभाव के चलते अलग श्रेणी में रखे जाते हैं। सम्मोहन विद्या का इस्तेमाल प्राचीन वक्त से हो रहा है। माना जाता है कि सबसे पहले स्विट्जरलैंड के चिकित्सा पैरासेल्स ने 15वीं सदी में मरीजों को दर्द से राहत देने के लिए सम्मोहित करना शुरू किया था। उस वक्त में एनेस्थीसिया नहीं था, लिहाजा वे संक्रमित पैर या हाथ या किसी हिस्से को काटने के लिए मरीज को सम्मोहित किया करते थे। ये एक तरह से पेन मैनेजमेंट का काम करता था।
इजिप्ट और ग्रीस से सम्मोहन के लिए बाकायदा मंदिर होते थे, जिन्हें स्लीप टेम्पल्स और ड्रीम टेम्पल्स के नाम से जाना जाता था। भारत में भी मनु संहिता में सम्मोहन का जिक्र मिलता है। अब भी हिप्नोसिस का इस्तेमाल इलाज के लिए होता है, लेकिन तब इसे हिप्नोथेरेपी कहा जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए फैक्ट्स गर्ल हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।